धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल यानी रविवार को आखिर भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हो ही गई, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार हंगामा बर्पा किए हुए थे। ऐसे शोर मचा रहे थे कि मानो संसद का सेशन सत्र शुरू होने वाला है। 6 घंटे तक मीटिंग चली, क्या निकल के आया कुछ समझ में नहीं आया। ना कोई भोपू मीडिया बता पा रहा है, ना उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार को समझा पा रहे हैं। अलबत्ता भूपेंद्र यादव जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो जरूर कैमरे के सामने आए, उन्होंने ब्रीफ किया और बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनकी बातों से भी कुछ चीजें समझ नहीं आ पाई। लेकिन कैमरे पर उनका सामने आना सवाल खड़ा कर गया। तो यही खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि भूपेंद्र यादव के कैमरे पर दिखने से क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। जानिएगा खबर के पहले हिस्से में। खबर के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आदित्यनाथ योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया, उनके जरिए राजनीतिक प्रस्ताव पास कराया गया। बता दें, किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद में राजनीतिक प्रस्ताव किसने पेश किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसके जरिए वो प्रस्ताव पेश किया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो क्या वाकई में आदित्यनाथ योगी का कद बढ़ गया है या इसके पीछे कोई और राजनीति या रणनीति काम कर रही है, वो आपके सामने रखूंगा खबर के दूसरे हिस्से में। लेकिन सबसे पहले एक दिलचस्प तस्वीर की तरफ चलते हैं। देखिए, तस्वीर तब उभरी जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में मीटिंग में पहुंच गए। वहां मौजूद कुछ महिलाएं थी, उन्होंने छठ गीत गाकर उनका स्वागत किया और जिसके बाद बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ते हुए उन महिलाओं का अभिनंदन किया। अब इस तस्वीर के कुछ मायने आप समझ सकते हैं। देखिए, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2013 के दंगों के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगातार अपनी फसलें काट रही थी, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में वो इस बार नहीं काट पाएगी, क्योंकि जिन जाटों को, मुसलमानों को, दलितों को उन्होंने अलग करने की कोशिश की थी, वो फिर से एक बार साथ आ चुके हैं और एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है पूर्वांचल पर। पूर्वांचल में आप देखिए, कभी नरेंद्र मोदी बनारस जा रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी कुशीनगर जा रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जा रहे हैं। पूरी तरीके से फोकस नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल पर है। उन्हें लग रहा है कि जो पश्चिम में नुकसान होगा उसकी भरपाई पूर्वांचल से हो सकती है। हालांकि पूर्वांचल में उनके जो पुराने सहयोगी हैं, जिनके साथ उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा था, ओम प्रकाश राजभर, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं अखिलेश यादव के साथ। लेकिन क्या अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर को साथ लेके बीजेपी को वहां रोक पाएंगे, या बीजेपी पश्चिम में होने वाले उस नुकसान को पूर्वांचल से भर पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिला के ये कि पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। पूर्वांचल हो चाहे बिहार हो, दोनों का कल्चर सेम एक जैसा लगता है और वहां पर छठ पूजा की काफी अहमियत है। तो ये तस्वीर दिखाकर वहीं के वोटरों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इनके यहाँ से उभरने वाली हर तस्वीर के कई कई मायने होते हैं जी, एक मतलब ना होता है इनके यहाँ से जो कुछ हो। ये तस्वीर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि भूपेंद्र यादव कैमरे के सामने आए, आखिर उन्होंने क्या बताया। उन्होंने कहा कि ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को सामान्य मानवीय के मन का पुल बनाने का काम करना चाहिए, विश्वास का पुल बनाने का काम करना चाहिए। और कैसे, वो बता रहे हैं क्या हुआ और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उनकी ज़बानी छोटी सी क्लिप है, सुन लीजिए। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बैठक चल रही है और बैठक के पहले सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव का विषय आपके सामने रखा गया है। इस सत्र में सबसे पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और उत्तर प्रदेश के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के संबंध में पूरा विषय रखा गया। राज्य सरकारों के द्वारा जो 5 साल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं, उनका व्रत मुख्यमंत्रियों के द्वारा रखा गया और उसके साथ ही जनता से जुड़ने के लिए, विभिन्न विषयों को उनके बीच में ले जाने के लिए, विभिन्न वर्गों के साथ
समन्वय बनाने के लिए पार्टी की जो योजनाएं विभिन्न भिन्न राज्यों में बनाई गई है, उनका पूरा व्रत वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। इन चारों राज्यों के अलावा पंजाब के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस तैयारी के साथ सारे विषयों को वहां पर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के चुनावी व्रत निवेदन के बाद आज के इस कार्यकारिणी का समापन संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुत और महत्वपूर्ण संदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। उन्होंने पार्टी के इतिहास को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र में जो अपना स्थान का पाया है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि पार्टी प्रारंभिक काल से लेकर और अभी तक सामान्य व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है, उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, पार्टी की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। वैसे तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा सा भाषण दिया है, भाषण ही देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और वो मैं आपके सामने पूरा नहीं रख सकता क्योंकि हमारी खबर के लिए फिर जगह ही क्या बचेगी। हम तो चाहते हैं 10-12 मिनट में कुछ चीज़ें समेट के आपके सामने रख दें, और क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने लोगों की एक आदत बना दी है 10 मिनट में 100 खबरें, चाहे खबरों का बलात्कार फिर क्यों ना हो जाए। अब बात ये कि आखिर भूपेंद्र यादव कैमरे के सामने दिख गए तो कौन सी आफत आ गई। देखिए, भूपेंद्र यादव हमारे यहाँ पे लेबर मिनिस्टर हैं, इसके अलावा वो पर्यावरण मिनिस्टर हैं, और आप जानते हैं कि वर्तमान समय में जहाँ भी नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे जो एक प्रोग्राम है वो बाकायदा चल रहा है पर्यावरण को लेकर और एनवायरमेंट चेंज को लेकर, लेकिन उस प्रोग्राम में शामिल होने गए भूपेंद्र यादव बीच में ही वहाँ से आ गए, मीटिंग में शामिल हुए, मीडिया को ब्रीफ किया और अखबार में छपी हुई इन खबरों के मुताबिक वो फिर से वापस चले गए। तो सवाल पैदा होना लाजमी है कि ग्लासगो के अंदर जो COP26 चल रहा है उसमें से आखिर क्यों बुलाया गया, क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक और तमाम मीडिया भी आपको बता रहा होगा कि यहाँ जितने भी लोग थे उनको वर्चुअली जोड़ा गया था। तो भैया वहाँ तो इंटरनेट अच्छी खासी स्पीड में चलता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, भूपेंद्र यादव को वहाँ से भी वर्चुअली तौर पर जोड़ा जा सकता था, लेकिन शायद तब उनसे जो है मीडिया को ब्रीफ नहीं करवाया जा सकता था, तो इसलिए उनको बुलाया गया है। भूपेंद्र यादव की इमेज को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इस सरकार के संकट मोचक के तौर पे उनकी एक अहम भूमिका रही है। अभी तक वो इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। हाल फिलहाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें उनको मंत्रालय दिए गए हैं, एक नहीं दो, और वो वहां से यहाँ वापस आए, मीडिया को ब्रीफ किया, फिर वापस चले गए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि भूपेंद्र यादव गुड़गांव से आते हैं और गुड़गांव हरियाणा का एक जिला है, और हरियाणा में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, और एक सीट पर जो चुनाव हुआ है जहां से अभय चौटाला जीत के आए हैं, भाजपा वहां खूब घोड़े दौड़ाने के बाद भी जीत नहीं पाई है। हालांकि वो अभय चौटाला की सीट थी, उनके इस्तीफे से ही खाली हुई थी, लेकिन फिर भी भाजपा वहां नहीं जीत पाई है। तो हरियाणा के इस लाल को बाकायदा बुला के मीटिंग में शामिल करा के मीडिया से ब्रीफ करा के क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आपको समझ आ सकता है। चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ।
बात कर लेते हैं आदित्यनाथ योगी को लेकर। तो जैसा मैंने बताया कि जितने तमाम मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, गुजरात के मुख्यमंत्री हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, गोवा के, मणिपुर के मुख्यमंत्री हों, या इसके अलावा कहीं के भी मुख्यमंत्री, आसाम के तमाम जगह मुख्यमंत्री हों, सबको वर्चुअली जोड़ा गया। लेकिन आदित्यनाथ योगी को कहा जा रहा था कि वो खुद जा रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ बुलाया गया और उनको पहली पंक्ति में बैठाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो किन नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह के साथ दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बताने की कोशिश की जा रही है कि आदित्यनाथ योगी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है एक राज्य के, आदित्यनाथ योगी का भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा कद है और उनको सम्मान पहली पंक्ति के नेताओं के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में दिया जाता है। ये यहाँ पे पहला कदम हुआ। इसके बाद यहाँ पे राजनीतिक प्रस्ताव उनके जरिए पेश कराया गया, जिसके बारे में आप देख चुके हैं, भूपेंद्र यादव ने बहुत कुछ बताया है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2017-2018 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की मीटिंग हुई थी, 2018 के बाद नहीं हो पाई, 1-1.5 साल जो है कोरोना वोरोना ये तमाम पीरियड आ गए, उसके बाद नहीं हो पाई, अब ये हुई है। तो उस वक्त राजनाथ सिंह के जरिए राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए थे। अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की राजनीति को। तो इसके पीछे की राजनीति में मुझे लगता है मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूं। निर्मला सीतारमण जी देश की एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बता रही हैं आदित्यनाथ योगी कौन है, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। यूपी के मुख्यमंत्री जी को क्यों प्रस्ताव सामने रखने के लिए बुलाया गया? क्यों नहीं? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सबसे बड़ा देश में वो चला रहे हैं सरकार, और ये कोरोना के समय में भी उनके हर एक स्टेप आपको मालूम है। वो चाहे वो माइग्रेंट वर्कर हो, चाहे गांवों में रोजगार पैदा करने के लिए उनका कोशिश हो, और अभी भी उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उनके तरफ से काम हो रही है, ये इन सभी विषयों को मन में रखते हुए पार्टी के एक कार्यकर्ता पार्लियामेंट में बहुत सालों से है, इसीलिए क्यों नहीं बुलाएं? जरूर बुलाएंगे। सुन लिया आपने, सबसे बड़े प्रदेश को वो चला रहे हैं, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो काम किया, उनसे राजनीतिक प्रस्ताव पास कराना कोई हल्की बात नहीं है। वो सांसद भी रह चुके हैं लंबे समय तक। ये तमाम चीज़ें जो है निर्मला सीतारमण के जरिए कही गई हैं। इसके अलावा अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चीज़ को कैसे समझा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब देखिए, अमित शाह ने लखनऊ में जाके कहा कि योगी जीतेंगे तो मोदी जीतेंगे, यानी कि 2022 में जो चुनाव होना है वो आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर होना है। अमित शाह ने बताने की कोशिश की, लेकिन अमित शाह अपनी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन जेपी नड्डा को तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा। जेपी नड्डा भी आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नरेंद्र मोदी भी आदित्यनाथ योगी का गुणगान करने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जो 2017 में अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के चेहरे को आगे रखे ओबीसी का वोट लिया गया और फिर से एक बार उन्हीं के चेहरे को आगे करके ओबीसी का वोट लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि इस बार चुनाव कमल के निशान पे होगा, यानी कि आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है, लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम ने कहा कि कमल के निशान पर चुनाव होगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अब आदित्यनाथ योगी को दिल्ली बुलाकर जो बड़े नेता हैं उनके साथ खड़े करवाकर राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाकर उनके जरिए किसको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि पार्टी में जो बगावत उनके खिलाफ चल रही है, जो गुस्सा उनके खिलाफ है, उन लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, कोई फालतू की चींपो करने की कोशिश ना करे। इसके अलावा दूसरा मतलब और निकलता है। देखिए, आदित्यनाथ योगी की इमेज सिर्फ ये नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री है, उनकी इमेज एक साधु की है, भगवाधारी साधु जो अपने आप को योगी भी बताते हैं। अब आदित्यनाथ योगी जैसे साधु मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी, जो रात दिन धर्म की राजनीति कर रही है, अपने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के मंच से सबके सामने लाके खड़ा कर रही है, तो वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को मैसेज नहीं दे रही है, वो उत्तराखंड को भी बता रही है, वो पंजाब को भी बता रही है, वो गोवा और मणिपुर को भी बता रही है कि हमारा एजेंडा प्रोपेगेंडा क्या है। हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं,
और हिंदुत्व का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है आदित्यनाथ योगी को। तभी तो आप उनके बयान सुनेंगे कि वो कब्रिस्तान की दीवार पर पैसा लगाते थे, मैं मंदिर पर पैसा खर्च कर रहा हूं, यानी सरकारी पैसा मंदिर पर खर्च करते हुए ये बताते हुए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और वो भी दलील ये दे रहे हैं कि कब्रिस्तान का पैसा निकाल के यहाँ मंदिरों पे लगा रहा हूँ। इस पे तो किसी जो हिंदू बड़े धर्मगुरुओं ने पूछ लेना चाहिए, भैया कब्रिस्तान का पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हो, कब्रिस्तान पे लगाओ, वहाँ का पैसा हमारे मंदिरों में क्यों लगा रहे हो। खैर जाने दीजिए, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा हर तरीके से वो पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और कोई उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन उनको आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने कल अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद से साफ कर दिया है कि वो 2022 का चुनाव, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था ना 2017 में, शमशान, कब्रिस्तान, बिजली, ये वो फलाना ठिकाना, उसी की ओर बढ़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 2022 का चुनाव, देखना दिलचस्प होगा 2022 के चुनाव में और कितने तरीके के रूप सांप्रदायिक तौर पे जो उभर के सामने आने वाले हैं वो कैसे कैसे आएंगे। क्योंकि 2022 अगर बीजेपी नहीं जीत पाई तो 2024 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर से दिल्ली का रास्ता निकल के आना है, जैसे हमेशा से उत्तर प्रदेश से आता है, वो भाजपा को मुश्किल लग रहा है। इसलिए वो योगी को बचाने में जुट गई है और योगी को आगे रख के वो तमाम बिसाते अपनी बिछा रही है, पार्टी की बगावत रोक रही है, लोगों को हिंदुत्व का मैसेज दे रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।